हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लेकर आए हैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर हिंदी साहित्य फर्स्ट पेपर हिंदी साहित्य फर्स्ट पेपर का पहला पार्ट। जैसा कि आप जानते हैं कि इसका सिलेबस हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं और अब हम बारी बारी से एक एक चैप्टर की स्टडी करेंगे। तो पहला चैप्टर हमारा ये कहता है हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा। ये हमारा पहला चैप्टर है। इसे एक व्यवहारिक रूप से सोचिए कि हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा कब से आरंभ हुई। तो हम आपको बता दें कि जो हिंदी साहित्य लिखने की परंपरा आरंभ हुई वो 19वीं शताब्दी से हुई। इससे पहले भी हम अपने यहाँ के अनेक धार्मिक ग्रंथ को देखते हैं तो वो संस्कृत भाषा में लिखी हुई नजर आती हैं। चाहे गीता ले लीजिए, चाहे वाल्मीकि कृत रामायण ले लीजिए, ये सब किस में लिखे गए हैं? संस्कृत में, वो भी श्लोक में लिखे गए हैं, श्लोक में। इसके बाद अनेक भाषाएं जैसे पाली भाषा, अपभ्रंश भाषा आई। धीरे धीरे इसमें सुधार होता गया और फिर हिंदी साहित्य का प्रचलन हुआ। तो अगर हम इसके इतिहास के विषय में चर्चा करें कि आखिर हिंदी साहित्य की लेखन परंपरा कब से स्टार्ट हुई, तो 19वीं शताब्दी से हुई। अब चलिए इसी प्रश्न का उत्तर हम इसमें देंगे। तो प्रश्न है हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा का विश्लेषण कीजिए। तो हम देखते हैं कि 19वीं शताब्दी से पूर्व कुछ कवि और लेखक आए। उनके द्वारा रचित ग्रंथ जैसे 84 बछड़ों की वार्ता, भक्तमाल, कविमाला, कालिदास हजारा, इसको हम इतिहास की संज्ञा नहीं दे सकते क्योंकि इन पुस्तकों में विभिन्न कवि के जीवन वृत्त एवं कृतित्व का परिचय होने पर भी उसमें कालक्रम, संवत आदि का उल्लेख नहीं है। भाई, इतिहास की संज्ञा तो हम तब देते जब इसमें कालक्रम भी हो, संवत भी हो, सन का उल्लेख हो। इसलिए अब तक जानकारी के अनुसार हिंदी साहित्य के एक इतिहास लेखक हैं जो फ्रांस के हैं, फ्रेंच विद्वान को माना जाता है, गासी दा तासी। कौन है? गासी दा तासी। इन्होंने फ्रेंच भाषा में ही एक रचना की है, इरेस्त्वार दा ला लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी, जिसको हिंदी में कहते हैं हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास। हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास। इसमें क्रमानुसार इन्होंने हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का परिचय दिया। इसका क्या मतलब होता है? जब हिंदी और उर्दू के अनेक कवि का परिचय देंगे तो वो ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि हिंदी साहित्य इतिहास की परंपरा कब से शुरू हुई। यद्यपि गासी दा तासी की जो रचना है हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास नामक ग्रंथ, इसमें काल विभाजन और युगीन प्रवृत्तियों का विवेचन करने का कोई प्रयास नहीं किया। अर्थात उसमें इन्होंने काल विभाजन और प्रवृत्तियों के विषय में वर्णन नहीं किया। फिर भी कवियों के रचना काल को प्रस्तुत करने का सबसे पहला प्रयास है, तो त्रुटिपूर्ण होते हुए भी इसका एक अपना महत्व है। अब इसी तासी की परंपरा को आगे बढ़ाया शिवसिंह सरोज के रचयिता शिवसिंह सेंगर ने 1000 कवियों के जीवन चरित्र लिया, उनकी कविताओं को उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया। सेंगर जी द्वारा दिए गए कवियों के जन्म काल, रचना काल आदि के विवरण न होने पर भी इस ग्रंथ का महत्व इस रूप में है कि उसमें अपने समय तक की उपलब्ध समग्र सामग्री का एकत्र संकलन हुआ है। इसके बाद सन 1888 में जॉर्ज ग्रियर्सन आते हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन ये वैसे विदेशी कवि हैं, लेकिन इन्होंने भी, हम बता दें कि अनेक विदेशी कवियों ने भी हिंदी साहित्य के विषय में उसको एक्सप्लेन करने में कोई कसर नहीं छोड़ा। जॉर्ज ग्रियर्सन ने एक रचना किया, मॉडर्न वर्नेकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। हिंदी के विद्वान आज इसे सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का इतिहास मानते हैं, प्रथम इतिहास, क्योंकि इसमें काल क्रमानुसार वर्णन भी किया गया है, प्रवृत्तियों को भी स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है, हिंदी साहित्य की भाषा की दृष्टि से क्षेत्र निर्धारण किया गया है। इनकी प्रशंसा में डॉक्टर नागेंद्र कहते हैं कि 19वीं सदी के अंतिम चरण में जब हिंदी साहित्य के क्षेत्र में आलोचना एवं अनुसंधान की परंपराओं का श्री गणेश भी न हुआ था, उस समय हिंदी भाषा एवं काव्य की ऐसी स्पष्ट, सूक्ष्म एवं प्रामाणिक व्याख्या प्रस्तुत कर देना ग्रियर्सन की अद्भुत प्रतिभा शक्ति एवं गहन अध्ययनशीलता को ही प्रमाणित करता है। यह दूसरी बात है कि उनकी ग्रंथ अंग्रेजी में रचित होने के कारण
हिंदी के जो अध्ययन करने वाले हैं उनकी दृष्टि का केंद्र नहीं बन सका, क्योंकि वो अंग्रेजी कवि थे। फिर भी जो अनेक इतिहासकार थे जो उनकी धारणा व स्थापना को पल्लवित करके हिंदी माध्यम में ट्रांसलेट कर चुके, हिंदी माध्यम में प्रस्तुत कर सके, उस यश के भागी बने जो वस्तुतः ग्रियर्सन का दायित्व था। तो इस प्रकार हम देखा कि जो हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा थी ये 19वीं शताब्दी से आरंभ हुई। लेकिन उस समय के जो कुछ रचनाएं थे, जैसे 84 बैसड़ों की वार्ता, भक्तमाल, कविता, कालिदास हजारा, ये सब तो रचनाएं थी, उन्हें इतिहास की संज्ञा नहीं दे सकते थे और साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा को ही बताते थे, लेकिन उतना स्पष्ट उल्लेख नहीं किया। फिर घासी दातासी ने भी प्रयास किया, लेकिन कुछ अच्छा वर्णन जो इन्होंने किया तो जॉर्ज ग्रियर्सन को ही जाता है। इसके उपरांत मिश्र बंधु आए, जैसे गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र। इन्हें मिश्र बंधु विनोद कहते हैं क्योंकि सभी मिश्र मिश्र हैं। तो 4 भागों में इन्होंने विभक्त किया, उल्लेखनीय है। इसमें लगभग 5000 कवियों के परिचय के साथ साथ साहित्य के विविध अंगों पर प्रकाश डाला गया। इसी अवधि में एक लेखक आए, एडविन ग्रीव्स। उन्होंने लिखा ए स्केच ऑफ लिटरेचर और एफए का ए हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर परिचयात्मक इतिहास ग्रंथ होने के कारण विशेष महत्व प्राप्त नहीं कर सके। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों में अगर सबसे उच्च स्थान देखा जाए तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल को जाता है, क्योंकि हिंदी साहित्य इतिहास को क्लियर करने में सबसे ज़्यादा योगदान इन्हीं का रहा है। इनका एक ग्रंथ था हिंदी शब्द सागर। हिंदी साहित्य का इतिहास विशुद्ध वैज्ञानिक दृष्टिकोण लिए होने के कारण सच्चे अर्थों में साहित्य का इतिहास ग्रंथ है। इस ग्रंथ की विशेषताएं इस प्रकार हैं। पहली विशेषता तो यह है कि इसमें साहित्यिक रचनाओं का प्रवृत्ति विशेष के आधार पर 4 कालखंडों में विभाजन किया गया है। दूसरा है कि इसमें रचना की प्रवृत्ति विशेष एवं महत्ता के आधार पर कालखंडों का नामकरण किया गया है। तीसरा, इसमें युगीन परिस्थितियों के परिपार्श्व ने कालखंडों की प्रवृत्तियों के विकास का निदर्शन किया है। देखिए, पहला जो है साहित्यिक रचनाओं की प्रवृत्ति विशेष के आधार पर 4 कालखंडों में विभाजन किया। जैसा कि हम जानते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालखंडों में बांटा है। कितने में? 4 कालखंडों में। पहला आदिकाल। आदिकाल को ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल वीरगाथा काल कहते हैं, क्योंकि जो 4 कालखंडों में विभाजन किया गया है, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। आदिकाल को वीरगाथा काल इसलिए कहते हैं क्योंकि आदिकाल की जो भी रचनाएं हैं उसमें वीरता का वर्णन है, युद्धों का सजीव वर्णन है, इसलिए उसे वीरगाथा काल कहते हैं। तो कभी कभी प्रश्न भी पूछा जाता है कि आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा है, तो किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। और भी बहुविकल्पीय प्रश्न बनते हैं कि जैसे हिंदी साहित्य इतिहास के लेखन परंपरा में सबसे पहला योगदान किसका था, तो जॉर्ज ग्रियर्सन का था। उससे पहले घासी दातासी थे, लेकिन उनकी इतिहास लेखन की परंपरा को उतना श्रेष्ठ नहीं माना गया। तो किसको माना गया है? जॉर्ज ग्रियर्सन को। उसके बाद मिश्र बंधु आए, लेकिन आधुनिक समय में जो सबसे ज़्यादा योगदान रहा है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का रहा है, क्योंकि इसमें समय के साथ साथ इन्होंने विभाजित किया है और उसकी विशेषताओं को भी बताया। दूसरी विशेषता में जैसे कहा कि रचना की प्रवृत्ति विशेष एवं महत्ता के आधार पर, जो उस समय की रचनाएं थी, महत्ता थी, उसके आधार पर इन्होंने कालखंड का नामकरण भी किया है। जैसे वीरों का वर्णन है तो वीरगाथा काल, भक्ति काल की महत्ता है तो भक्ति काल, फिर रीति काल, फिर आधुनिक काल। इस हिसाब से इसमें युगीन परिस्थितियों की परिपार्श्व ने कालखंडों की प्रवृत्तियों के विकास का निदर्शन किया है। चौथी विशेषता है कि इसमें कालगत प्रवृत्तियों के विवेचन के साथ संबद्ध व्यक्तियों का साहित्यिक मूल्यांकन भी किया गया है। इस प्रकार हमने देखा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो इतिहास ग्रंथ है, हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ है, तो कई विशेषताओं को लिए हुए हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि आचार्य शुक्ल के इस अत्यंत उपयोगी इतिहास ग्रंथ की कुछ सीमाएं भी हैं, क्योंकि कोई कितना भी अच्छा विशेषता क्यों न दे, लेकिन कुछ कमियां तो जरूर रहती हैं। इसी कमियों को हम लोग सीमाएं भी कहते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन सी सीमाएं हैं। पहले सीमा ये है कि रचनाओं के वर्गीकरण इतिहास को इन्होंने सीमित कालखंडों में बांध देता है, जिससे लगता है कि रचना की कोई विशेष धारा किसी कालखंड में उठी और फिर लुप्त हो गई, किंतु वास्तव में सत्य ये नहीं है, वो तो सतत रूप से चलती रही। दूसरा, इसमें आधुनिक काल कई उत्थानों में विभाजित हो गया है। तीसरा, इसमें उत्तर भारत के योगदान को अधिक महत्व देने के कारण
दक्षिण भारत के योगदान को अपेक्षित महत्व नहीं मिल पाया। इसमें इन्होंने क्या किया कि उत्तर भारत के योगदान को अधिक महत्व दिया, जिसके कारण दक्षिण भारत के योगदान को अच्छा महत्व नहीं मिल पाया है। और लेखक के लोक धर्म के प्रति उत्कट आग्रह के कारण कबीर और सूर जैसे कवियों के प्रति न्याय नहीं हो पाया है। और पांचवी त्रुटि यह है कि साहित्य के साथ साथ अन्य कलाओं के विवेचन एवं साहित्य के साथ उनके आदान प्रदान की चर्चा का अभाव है। तो ये इनकी सीमाएं हैं। जैसे पहली सीमा क्या है? पहली सीमा यह है कि जो कालखंड में विभाजन तो किया है, लेकिन ऐसा लगता है कि किसी विशेष धारा किसी काल में उठी और फिर लुप्त हो गई, इसलिए इसको स्पष्ट नहीं माना जा सकता। दूसरा है कि आधुनिक काल कई उत्थानों में विभाजित हो गया है। तीसरा है उत्तर भारत के योगदान को इन्होंने अधिक महत्व दिया है और जबकि दक्षिण भारत के योगदान को कोई महत्व ही नहीं दिया। चौथा है कि लेखक के लोक धर्म के प्रति उत्कट आग्रह के कारण कबीर और सूर जैसे कवियों के प्रति न्याय नहीं हो पाया। तो कुछ सीमाएं इनके अंदर थी आचार्य रामचंद्र शुक्ल के भी इतिहास लेखन परंपरा में, लेकिन इन त्रुटियों के रहते हुए भी शुक्ल जी का इतिहास साहित्य प्रेमियों एवं परिवर्ती इतिहासकारों के लिए पथ प्रदर्शक रहा है और आज भी इसे प्रामाणिक संदर्भ ग्रंथ का गौरव प्राप्त है। इसके बाद 1957 में डॉक्टर श्याम सुंदर दास आए और इन्होंने हिंदी साहित्य नामक इतिहास ग्रंथ को लिखकर अपनी 3 विशेषताओं के कारण हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ में एक पहचान बना ली। इन्होंने जो हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ लिखा उसमें पहली विशेषता ये थी कि हिंदी साहित्य के विकास क्रम में तत्कालीन सामाजिक राजनैतिक पृष्ठभूमि में ही नहीं अपितु अन्य कलाओं के परिपार्श्व में भी इन्होंने इसका वर्णन किया है। दूसरा, इसमें भावधारा विशेष का आदिकाल से आधुनिक काल तक का अखंड इतिहास एक स्थल पर प्रस्तुत किया गया है, जिससे इसमें साहित्य के इतिहास की अखंडता और समानता की रक्षा हो सकी। तीसरा, इसमें सूक्ष्म एवं गहन आलोचना के न होते हुए भी तटस्थता और वैज्ञानिकता अपनाई गई, जिससे विवेचन का मूल्य बढ़ गया है। तो इस प्रकार हमने देखा कि श्याम सुंदर दास के जो हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में योगदान है उसमें भी कई विशेषताएं दिखाई गई हैं। पहली विशेषता है कि जो उस समय के सामाजिक राजनीतिक पृष्ठभूमि है उसको भी दिखाया गया है और कुछ अन्य कलाओं को भी इन्होंने वर्णन किया कि उस समय साहित्य में क्या था, क्योंकि साहित्य एक कला है। उस समय जो सामाजिक स्थितियां होती हैं, जो सामाजिक या राजनीतिक पृष्ठभूमि होती है, उसको उसमें दिखाया जाता है। शुक्ल जी के इतिहास के उपरांत अनेक इतिहास ग्रंथ लिखे गए, जिसमें पंडित उपाध्याय, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हिंदी भाषा और उसके साहित्य का विकास, डॉक्टर सूर्यकांत शास्त्री का हिंदी का विवेचनात्मक इतिहास, पंडित रमाशंकर शुक्ल रसाल का हिंदी साहित्य का इतिहास, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा का हिंदी साहित्य, कई कवियों ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, लेकिन इसमें किसी प्रकार की नवीनता नहीं मिलती। इनका महत्व केवल इनके लेखकों के अपने अपने क्षेत्र विशेष में प्राप्त प्रसिद्धि के कारण ही है। तो सबसे अच्छा योगदान हम देखते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का रहा है और या फिर डॉक्टर श्याम सुंदर दास का रहा है। मौलिक प्रयत्न एवं नवीन विवेचन की दृष्टि से इतिहास लेखन के क्षेत्र में विशेष उल्लेखनीय है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी तथा डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्विवेदी जी ने हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास तथा हिंदी साहित्य का आदिकाल आदि कतिपय रचनाएं प्रस्तुत की हैं। द्विवेदी जी ने सर्वप्रथम शुक्ल जी की अनेक धारणाओं और स्थापनाओं को चुनौती देते हुए सबल प्रमाणों के आधार पर उनका खंडन भी किया। इसके साथ ही उन्होंने शुक्ल जी के व्यक्ति प्रधान एकांकी दृष्टिकोण के समांतर अपने सामाजिक दृष्टिकोण को स्थापित करके साहित्य के अध्ययन करने वालों के लिए एक व्यापक संतुलित इतिहास दर्शन की भूमिका तैयार की। तो बाद में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्विवेदी ने भी हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य का आदिकाल अनेक रचनाएं प्रस्तुत की। उन्होंने भी कुछ इसमें सुधार किया। डॉक्टर राम कुमार वर्मा का जो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास है, ये 693 से 1693 ईस्वी के काल अवधि का है। इसमें युगों और धाराओं के नाम का सरलीकरण किया गया है। जैसे एक उदाहरण के तौर पर देखें तो निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा
और निर्गुण प्रेम मार्गी शाखा, जिसे सूफी शाखा भी कहते हैं। जैसे सुदीर्घ नामों के स्थान पर संत काव्य, प्रेम काव्य आदि सुविधाजनक नामों का प्रयोग किया गया है। वर्मा जी ने कवियों के मूल्यांकन में सहृदयता और कलात्मकता का परिचय दिया है। प्रतिपादन शैली की सरलता, सरसता तथा प्रवाहपूर्णता के कारण ये इतिहास पर्याप्त लोकप्रिय हुआ है। इधर नागरी प्रचारणी सभा ने संपूर्ण हिंदी साहित्य को 16 खंडों में बांटा और विभिन्न अधिकारी विद्वानों द्वारा उसके संपादन की एक बृहद योजना बनाई है। अभी तक उसके 3-4 खंड ही प्रकाशित हुए हैं, जबकि बने थे 16 खंड। डॉक्टर नागेंद्र ने भी हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है और डॉक्टर नागेंद्र की मान्यता है कि गुण और परिमाण में समृद्ध निरंतर विकासशील हिंदी साहित्य का परिपूर्ण इतिहास तो कोई एक कृति लेखक ही लिख सकता है। कि अगर हम हिंदी साहित्य का इतिहास लिखें तो गुण और परिमाण में जो समृद्ध निरंतर विकासशील हिंदी साहित्य हुआ है तो उसका तो कोई बहुत ही बुद्धिमान, बहुत ही समझदार लेखक होगा तो वही लिख सकता है। इस संबंध में सत्य है कि इतिहास लेखन के प्रति न्याय तो कोई एक ही लेखक कर सकता है। तो उन्होंने बताया है कि इतिहास के लेखन के प्रति न्याय तो कोई एक ही लेखक कर सकता है। अगर अनेक लेखक अपना अपना मत देंगे तो केवल भानुमति का पिटारा ही बनकर रह जाता है। अर्थात अनेक लेखक अपना मत नहीं दे सकते, कोई एक ही लेखक अच्छा विचार करके, सोच समझ करके हिंदी साहित्य इतिहास के विषय में बता सकता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि इस टॉपिक में हमने इतिहास, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा को सीखा कि हमारा हिंदी साहित्य इतिहास लेखन कब से आरंभ हुआ। तो अनेक कवियों ने इसे समझाने का प्रयास किया, जिसमें पहले हमने कई रचनाओं को देखा, फिर उसके बाद फ्रेंच विद्वान गासी दा तासी आए, फिर इसके बाद जॉर्ज ग्रियर्सन आए, फिर इसके बाद मिस्र बंधु आए, लेकिन सबसे ज़्यादा योगदान रहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।